हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज त्यागी क्लासेस से आज ये रियल नंबर्स पर पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो ध्यान से देखकर क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं तो आपके पास आपको रियल नंबर्स के से जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आएंगे वो आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17 प्लस 17 इज, ये प्राइम नंबर है, एन ओड नंबर है, डिविजिबल बाय 5 है, एक कंपोजिट नंबर है। पहले हम ये देखते हैं कि जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं, जो आंसर्स हैं, उन आंसर्स से क्या क्या चीजें निकल के आती हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा कि यहां पर प्राइम नंबर्स एक ऑप्शन है और प्राइम नंबर आप जानते हैं कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल और केवल 2 फैक्टर्स रखते हैं, 1 एंड इटसेल्फ ओनली, यानी कि ए नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, केवल और केवल 1 से और अपने आप से डिवाइड हो, ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं जो 1 से बड़े होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, और हमने इसे इजी लैंग्वेज में बताया था कि ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में नहीं टूटते हैं, तो इस तरह के नंबर प्राइम होते हैं। नेक्स्ट सेकंड कंपोजिट नंबर आपको बताया था कि 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, यानी कि वो नंबर जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में ब्रेक हो जाते हैं एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, अपने आप को और 1 को छोड़कर। यानी कि जैसे 4 है, 4 के 2 मल्टीप्लाई 2 लिख देंगे, जबकि 4 को 1 मल्टीप्लाई 4 भी लिख सकते हैं। यानी कि इस तरह की प्रोडक्ट को छोड़कर अगर किसी और प्रोडक्ट में लिखे जा सकते हैं, तो जैसे ये 2 मल्टीप्लाई 2 में लिखा गया तो ये नंबर क्या कहलाया, कंपोजिट नंबर कहलाया, इट मींस टूट गया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में। चलिए देखते हैं ओड नंबर कौन से नंबर होते हैं। ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। नेक्स्ट डिविजिबल बाय 5, 5 से कौन सा नंबर डिवाइड होते हैं, जिनके एंडिंग में 0 आए या फिर 5 आए, जिनके एंडिंग में 0 आए या फिर 5 आए, तो इस तरह के नंबर डिविजिबल बाय 5 होते हैं। जैसे 10 है आपका, जैसे 5 है आपका, जैसे 15 है, जैसे 35 है, जैसे 85 है, ये नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इस तरह का क्वेश्चन काफी रिपीट होता है और ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है और 2-3 मार्क्स में भी ये क्वेश्चंस आ जाता है। चलिए देखते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर 1। यहां से आपने देखा कि यहां पर ये जो नंबर्स हैं 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17, ये यहां से यहां तक की प्रोडक्ट है। उसके बाद बीच में प्लस आया है, यानी कि ये एक टर्म 17। प्लस और माइनस टर्म्स को डिवाइड करती हैं, यानी कि टर्म्स को बताती है। जैसे यहां सारी टर्म्स सारी वैल्यू प्रोडक्ट में है, तो एक टर्म हुई फर्स्ट टर्म, उसके बाद प्लस आया और उसके बाद एक 17 आया, ये सेकेंड टर्म हुई। इन दोनों में जो फैक्टर है 17 17 दोनों में कॉमन है, यानी कि सबसे पहले हमने दोनों से 17 को कॉमन लिया। कॉमन लेने का मतलब क्या है कि उस फैक्टर को दोनों से छीन के बाहर रख दिया। यहां देखते हैं हम, यहां पर 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 17 और प्लस 1, समझ लीजिए इसको ध्यान से। यहां से 17 एक फैक्टर बाहर लिया, यहां पर 7 रहा, मल्टीप्लाई 11 रहा और 17, इसके पास से एक 17 फैक्टर को बाहर लिख लिया, प्लस इसके पास ओनली 17 फैक्टर था, 17 बाहर लिखा तो इसके पास बचा प्लस 1। यानी कि हमने क्या किया, यहां से 17, अब प्रोडक्ट इनकी हम प्रोडक्ट कराएंगे। प्रोडक्ट सबसे पहले हम 7 की 17 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। आप जानते हैं 17 7 जा 119, यानी कि ये प्रोडक्ट होती है, तो यहां पर ये प्रोडक्ट होती है, तो इनका प्रोडक्ट किया। फिर उसके बाद हम 11, और 11 से प्रोडक्ट कराना सबसे आसान है। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले लास्ट नंबर को एज इट इज लिख दीजिए, दोनों को प्लस कराइए, 1 और 9 को, 10 0 लिख दीजिए, 1 रहा रिमाइंडर। फिर दोनों को प्लस कराइए, 2 1 और 1 2 और 1 पहले रिमाइंडर बचा था उसको ऐड कर दीजिए 3, और ये लास्ट में रहा 1, यानी कि इसकी जो प्रोडक्ट आएगी 1309 और प्लस 1। इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो, इस पर मैंने मल्टीप्लिकेशन बाय 11 पर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप जाकर प्ले लिस्ट में वो देख सकते हैं, फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक, वो आपके काफी एग्जाम में काम आने वाली है। चलिए देखते हैं
उसके बाद आपने 17 मल्टीप्लाई दोनों को ऐड किया 1310। आपने जब देखा कि ये जो नंबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में टूट गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में टूट गया है, तो ये आंसर इसका क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें अगर इसकी प्रोडक्ट कराते हो तो यूनिट प्लेस पर 0 है, तो यहां पर ये डिविजिबल बाय 5 भी हो गया है, यानी कि कंपोजिट नंबर होने के साथ साथ ये डिविजिबल बाय 5 भी है। लेकिन एग्जाम में क्या है, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप जैसे कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स पर अधिकतर यहां पूछा जाता है, तो आप कंपोजिट नंबर्स भी लिखते हैं और इसको भी अगर आप लिखते हैं एग्जाम में तो दोनों पर ही आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर प्रायोरिटी पर रखेंगे आप, क्योंकि कंपोजिट और प्राइम यहां आपके सिलेबस में है। लेकिन कहीं भी एग्जाम में अगर इस तरह के दो आंसर आते हैं तो दोनों आंसर पर नंबर मिलते हैं। चलिए देखते हैं। इस तरह से ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में ब्रेक हुआ, तो इस तरह से ये कहलाया एक कंपोजिट नंबर, और 0 इसके यूनिट प्लेस पर है मल्टीप्लाई कराने के बाद, तो ये क्या आया हुआ, डिविजिबल बाय 5। तो देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारी जो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125। ऐसा लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो डिवाइड्स करता है 70 को और 125 को, 70 एंड 125 को डिवाइड करे। और क्या कहे, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, और 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली क्या दे, रिमाइंडर दे। यानी कि ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो इसको भी डिवाइड कराए, इसको भी डिवाइड कराए। मैंने आपसे बात की थी, जब भी लार्जेस्ट आएगा, मैक्सिमम आएगा, तो आप एचसीएफ फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ। लेकिन इन टू नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करते, लेकिन इसने एक साथ में जो लाइन दे दी है, लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, यानी कि 70 को डिवाइड कराएं तो रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, 125 को डिवाइड कराएं तो रिमाइंडर 8 बचना चाहिए। तो हियर वी हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। कौन कौन से, एक तो 70 माइनस, क्योंकि 70 को डिवाइड कराने पर 5 रिमाइंडर बचना चाहिए, इसका मतलब रिमाइंडर अगर 70 में से सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो उस नंबर से, तो यानी कि ये 70 माइनस 5 ऐसा नंबर हम फाइंड करेंगे जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करा दे। एंड 125 माइनस 8, क्योंकि इसको डिवाइड कराने पर उस नंबर से 8 रिमाइंडर बचना चाहिए। इट मींस 8 अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो उस नंबर से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो उस नंबर से, तब अगर ये कंप्लीटली डिवाइड होगा, ये कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो अगर हम उस नंबर से इसको डिवाइड कराएंगे तो 5 रिमाइंडर बचा, क्योंकि 5 हम यहां से सब्ट्रैक्ट करा चुके थे। चलिए देखते हैं। तो यहां से एचसीएफ किसका फाइंड करना है आपको, यहां पर सब्ट्रैक्ट कराएंगे 65 और यहां पर सब्ट्रैक्ट कराएंगे 117, यानी कि इसका आपको एचसीएफ फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले 65 के फैक्टर करेंगे, फिर 117 के फैक्टर करेंगे। दोनों के फैक्टर करते हैं, देखते हैं 65 को अगर हम यहां 5 से डिवाइड कराएं, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो यहां पर फैक्टर क्या आते हैं, 5 मल्टीप्लाई 13। अगर हम 117 को डिवाइड कराएं तो आप देख रहे हैं 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9। अब 9 नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाता है, इट मींस ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहां से 3 से डिवाइड किया 2 आया, आपने 3 से डिवाइड किया, 3 3 9, यहां से 2 बचा, 2 27, और 27 को 9 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27। अब 3 और 9 ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा 1 3, ये 13 डिवाइड होगा 1, तो यानी कि फैक्टर क्या है, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 13।
और एचसीएफ में कल हम फर्स्ट पार्ट में बता चुके थे कि एचसीएफ में क्या करते, कॉमन जो प्राइम फैक्टर है उनको लिख लेते हैं और उनकी मिनिमम पावर लिख लेते हैं। तो यहाँ कॉमन फैक्टर एक है 13, तो एचसीएफ क्या है आपका 13, यानी कि लार्जेस्ट नंबर 13 है। इससे बड़ा नंबर कोई और ऐसा नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड करे, रिमाइंडर 5 और 8 रहे। आप चेक कर सकते हैं, अगर 13 से 70 को डिवाइड कराएंगे, 70 को डिवाइड कराएंगे तो यहां 65 और 65 जैसे ही हमने किया तो ये रिमाइंडर रहा 5। तो यानी कि यहां से हमने डिवाइड करा, रिमाइंडर 5 रहा। इसी तरह से अगर 125 को 13 से डिवाइड कराया जाए तो 9 जा 117 और डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर रहेगा 8। इट मींस वेरीफाई हो गया। रफ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो आंसर निकाला वो राइट है रॉन्ग। इससे बड़ा नंबर और कोई नहीं होगा, लार्जेस्ट नंबर और कोई नहीं होगा जो इसको डिवाइड कराए और रिमाइंडर 5 और 8 आए। तो इट मींस आंसर क्या हुआ आपका, द रिक्वायर्ड नंबर, द लार्जेस्ट नंबर इज, द लार्जेस्ट नंबर इज 13। द लार्जेस्ट नंबर इज 13। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसे हैं। अभी हमने बताया था कि ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और 2-3 मार्क्स में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया हुआ है और इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रिपीट हो रहा है। तो यहां देखते हैं फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या, 17 × 11 × 13 प्लस 13। मैंने क्या बताया था अभी आपको कि यहां से जो ये टर्म्स प्रोडक्ट में है ये फर्स्ट टर्म है, उसके बाद प्लस आया, प्लस के बाद ये आपकी सेकंड टर्म है। यहां से आपने 13 दोनों में, इसमें भी 13 फैक्टर है, इसमें भी 13 फैक्टर है, दोनों में आपने कॉमन लिया। यहां पर रहा 7 × 11 प्लस यहां पर रहा 1 और जैसे ही हमने 13 मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई गई 77 और प्लस 1 और इस तरह से 13 और यहां पर मल्टीप्लाई 78। यहां पर आपने देखा ये प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स, ये 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है। सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, क्योंकि आपने देखा ये नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में टूट गया है, ब्रेक हो गया। अगर इनके प्रोडक्ट कराएंगे तब नंबर आएगा और वो नंबर टूटा हुआ है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। आपको प्रोडक्ट कराने की नीड नहीं है, यहाँ पर आप प्रोडक्ट करा के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बट प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। सिमिलरली सेकेंड पार्ट भी आप देखेंगे कि यहां से यहां तक आपके पास, यहां से यहां तक ये फर्स्ट टर्म है, सारी टर्म्स प्रोडक्ट में है और एक ये सेकंड टर्म है। इन दोनों से 5 कॉमन लेंगे और 5 कॉमन लेने के बाद प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर्स आ जाएगा और ये भी आपको क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसीलिए ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो देखते हैं एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117। एचसीएफ अभी 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म। वो कह रहा कि एचसीएफ इसके बराबर है, इस तरह की फॉर्मेट में है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, तब हमें एम की वैल्यू निकालनी है। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ, क्वेश्चन 2 पार्ट में ब्रेक है, यानी कि फर्स्ट पार्ट हुआ। एंड आल्सो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117। और इसका हमें क्या करना है फिर, एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आप देखते हैं फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एचसीएफ ऑफ गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 65 117, ये जो दे रखा है ये 65m - 117 फॉर्मेट में दिया है और यहां से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड m, हमें m फाइंड करना है। अभी अभी आपने एचसीएफ फाइंड किया था
किसका, टू फाइंड HCF, और फाइंड किया था 65,117 का। 65 के भी आपने फैक्टर कराए थे 5 × 13, इसके फैक्टर कराए थे 3 स्क्वायर × 13, 117 के 3 स्क्वायर × 13। यहां से कॉमन आया आपके पास ओनली 13, तो HCF क्या हुआ यहां पर 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट में आपने देखा 65m - 117 इक्वल ये HCF की वैल्यू, इसकी वैल्यू HCF के इक्वल है। HCF की वैल्यू कितनी आई है 13, यहां पर हमने 13 रख दिया। उसके बाद 65m 13 + 117 दोनों को ऐड किया 130, 65m, m की वैल्यू फाइंड करनी थी 130/65। आपने देखा 65 का जस्ट डबल ये है, तो यहां से 2 आ जाएगा, m = 2 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। तो यहां से हम इस तरह से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ इसका। देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में इसके क्या कहा, फाइंड LCM, फाइंड LCM, और इसी ने कहा है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यानी कि प्राइम फैक्टर ही करने हैं, उसी की हेल्प से हमें इसका LCM फाइंड करना है। तो पहले 65 फिर 117, इसके हमने फैक्टर अभी कर लिए थे, और इसके फैक्टर क्या है 5 × 13, और इसका क्या आया 3 स्क्वायर × 13। हमने एलसीएम में पहले ही बता चुके हैं कि एलसीएम में क्या है, कॉमन और अनकॉमन दोनों प्राइम नंबर्स लेते हैं, कॉमन और अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स दोनों लेते हैं। तो यहां पर देखते हैं 5 कॉमन नहीं है, लिख दिया, 3 कॉमन नहीं है, लिख दिया, 13 कॉमन है, लिख दिया। यानी कि कॉमन को एक बार कॉमन फैक्टर लिख दिया, अनकॉमन 3 और 5 थे, ये लिख दिया। और इनकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। 5 की हाईएस्ट पावर क्या थी 1 है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो 2 लेंगे, 13 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 लेंगे। इस तरह से इसका एलसीएम इनकी प्रोडक्ट आ जाता है 5 × 9 × 13। 9 से 13 की मल्टीप्लाई कराई, तो यहां से देखेंगे 13 और 9 की मल्टीप्लाई कराई तो 117, और फिर 5 से इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, और ये इस तरह से एलसीएम आ जाएगा। तो देखेंगे 5 × 7 = 35, तो यहां पर आया 5 3, 5 बन जा 5 और 3 8, और 5 बन जा 5। इस तरह से 585, इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। फिर एक बार देख लेते हैं, 5 × 7 = 35, तो 35 का 5 रहा 3, 5 बन जा 5 और 3 8, और 5 बन जा 5, तो 585। इस तरह से हमारा क्या है, ये एलसीएम आ जाता है। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने इसके एलसीएम फाइंड कर लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बार बार क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि आपके पास प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, नंबर स्टेप नंबर 1 में एज्यूम करते हैं हम, एज्यूम रेशनल नंबर। यानी कि क्या एज्यूम करते हैं कि इसको रेशनल नंबर एज्यूम कर लेते हैं। ये कंट्रारी है, यानी कि हम जो दे रखा है उसका उल्टा, उसका विपरीत हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, तो रैशनल नंबर। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में इसको a/b की फॉर्म में मान लेते हैं, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड को प्राइम इंटीजर्स। यहां को प्राइम इंटीजर्स आपका कॉन्सेप्ट यूज होता है, को प्राइम यानी कि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। वेयर HCF a एंड b, a और b का अगर HCF देखेंगे तो वो बनाएगा, यानी कि a एंड b क्या होंगे, को प्राइम होंगे, को प्राइम इंटीजर्स। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप नंबर
थर्ड में। जब हम इसको लेट कर लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद हमारे पास कंट्राडिक्शन आता है। कंट्राडिक्शन मींस क्या है? कंट्राडिक्शन यानी कि हमने किसी बात को सपोज किया, किसी थिंग को लेट किया कि ये ऐसा है, और बाद में सोल्व करते करते हमने देखा कि वो तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो रोंग था, यानी कि उसका विपरीत आता है, जो रिजल्ट आता है उसका अपोजिट आता है। तो वो जो हमारा कंट्राडिक्शन आ जाता है, यानी कि हमने किसी बात को सपोज किया और वो हमने गलत साबित कर दिया बाद में, तो उसको कंट्राडिक्शन बोलते हैं। चलिए देखते हैं स्टेप नंबर 4 में जैसे कंट्राडिक्शन आता है तो यहां पर प्रूव्ड हो जाता है, प्रूव्ड। तो ये 4 स्टेप में आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है। आप ध्यान देंगे एक बार अपनी क्वेश्चंस को 4 स्टेप में। जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स टफ लगता है वो नीरज त्यागी क्लासेस के साथ पढ़ेंगे, नीरज त्यागी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, तो 100% उन्हें मैथ्स इजी लगेगा। बट कंडीशन है उसके साथ एक, कि जो चीजें आपको समझ में आई हैं मैथ्स में कॉपी उठाइए, रफ पेन उठाइए और उसको क्वेश्चंस को करके अपने आप देखिए, बिना उसके किसी चीज की हेल्प लिए हुए। यानी कि कभी ऐसा ना हो कि सॉल्यूशन सामने रखा है और आप रिवीजन कर रहे हैं। सॉल्यूशन अगर आपने यहां से नोट कर लिया है तो उसको बंद कीजिए, रफ कॉपी को ओपन कीजिए और अपना पेन उठाइए, उस क्वेश्चंस को करके देखिए। अगर उस क्वेश्चंस के स्टेप आपने इस तरह से थिंक किए हैं तो आपको 100% इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 से 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। √2 का प्रूफ आ सकता है, √3 का प्रूफ आ सकता है, √5 का प्रूफ आ सकता है। ये सारे प्रूफ एक ही तरह के हैं और इनमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, उस कॉन्सेप्ट को मैं लिखवा देता हूं। ये स्टेप आपने नोट कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं। नंबर 1 आपके पास सबसे पहले ये आता है, लेट P बी ए प्राइम इंटीजर। हमारे पास P क्या है? प्राइम नंबर्स है। P भी है प्राइम नंबर्स। एंड A इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपके पास P प्राइम नंबर्स है, A पॉजिटिव इंटीजर्स है, इफ अगर P डिवाइड्स करता है, P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन ये श्योरिटी होगी कि P डिवाइड्स ऑल्सो डिवाइड्स A। P किसको डिवाइड करता है? फिर A को। अगर P प्राइम है तो ये केवल प्राइम के साथ कंडीशन है। P प्राइम, जैसे ये 2 है, मान लीजिए एक नंबर लिया मैंने 12 स्क्वायर, ये नंबर 12 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये श्योरिटी है क्योंकि 12 स्क्वायर में फैक्टर होगा 2, तो ये 2 अगर 12 का फैक्टर है तो यहां पर आप देखें ये 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2 फिर श्योरिटी है कि 2 डिवाइड करेगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, यानी कि 1 पावर में वो फैक्टर होंगे तभी स्क्वायर में वो फैक्टर होंगे, अदरवाइज स्क्वायर में वो फैक्टर आएंगे नहीं। तो यानी कि स्क्वायर में अगर वो फैक्टर है तो उसकी 1 पावर में वो फैक्टर होगा ही होगा। तो यानी कि यहां से ये दिखाया गया कि 2 अगर डिवाइड्स करता है एक पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को, तो उस पॉजिटिव इंटीजर्स को भी वो श्योरिटी है डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है ना? चलिए देखते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लर्न करेंगे और यहां से अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोनों पॉइंट लिखवा दिए गए हैं, जो ये क्वेश्चंस बस √2 प्रूफ ऑफ रेशनैलिटी, √3, √5 इस तरह के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लेट अस अज्यूम, मैंने कहा था कि हम एज्यूम करेंगे और हम एज्यूम क्या करेंगे? कंट्रेरी एज्यूम करेंगे, यानी कि ये क्या है? √5 को हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो रियल नंबर या तो इरेशनल होगा या रेशनल। आपने इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो ये मान लेंगे कि ये रेशनल है, कंट्रेरी मानेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस मानेंगे। क्योंकि अगर रेशनल मान लिया और हमने ये साबित कर दिया बाद में कि ये रेशनल नहीं था, तो श्योरिटी है वो इरेशनल होगा। यानी कि रियल नंबर, मैंने स्टार्टिंग में बताया मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में इसका है कि रियल नंबर या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल। अगर आपने ये कहा कि एक नंबर रियल नंबर रेशनल नहीं है तो श्योरिटी है वो इरेशनल होगा। अगर एक नंबर दे दिया मैंने और आपने कह दिया इरेशनल नहीं है तो श्योरिटी है वो रेशनल होगा। यानी कि जो रेशनल में है वो इरेशनल में नहीं होगा, जो इरेशनल में है वो रेशनल में नहीं होगा। इट मींस जो कहेंगे कि मैं कह रहा हूं कि रेशनल नहीं है
तो वो इरेशनल में चला जाएगा, और मैं कहूंगा इरेशनल नहीं है तो वो रेशनल में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि रियल नंबर डिवाइड्स ओनली टू ग्रुप्स, यानी कि एक ग्रुप में अगर कोई कैंडिडेट नहीं, कोई नंबर नहीं है, तो वो दूसरे ग्रुप में श्योरिटी होगा ही होगा। तो ये इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो लेट अस एज्यूम, हमने सबसे पहले एज्यूम करना है कि ये नंबर रेशनल है। मैंने स्टेप नंबर 1 में लिखा था एज्यूम रेशनल। तो √5 इज ए रेशनल नंबर, और जब हम रेशनल नंबर लेट करेंगे तो ये हम लेट करते हैं, तो अगर ये रेशनल है तो ये P/Q की फॉर्मेट में होगा ही होगा, A/B की फॉर्मेट में होगा ही होगा, सच दैट, फिर किस तरह से होगा ये, √5 की वैल्यू A/B हमने लेट की है, और हम बता देंगे कि A और B क्या है यहाँ, वेयर A/B आर, चूंकि यहां कोप्राइम इंटीजर्स कॉन्सेप्ट यूज होना है, तो A/B आर कोप्राइम इंटीजर्स। और कोप्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं, जिनके बीच में एक पेयर ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या करते हैं कि उनका HCF क्या हो, आपका 1 हो, इज सेड टू बी कोप्राइम इंटीजर्स इफ HCF A and B इक्वल टू 1। इट मीन्स इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, देयर A and B हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो यहां से देखते हैं, एंड ये आप देखते हैं डिनोमिनेटर क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिया हमने, और हम इसको रूट को हटाने के लिए b पहले प्रोडक्ट करा देंगे, √5 इक्वल टू a, ऐसा हमने लिया, b क्रॉस मल्टीप्लाई कराई √5a, और रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर किया हमने, तो आपने देखा कि यहां से आएगा 5b² इक्वल टू a²। आपने देखा ये 5 मल्टीप्लाई b² इक्वल टू a² है, यानी कि जैसे एक नंबर है 10 और ये 2 मल्टीप्लाई 5 आ जाए, तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ 10। तो यहां पर आप देख रहे हैं 5 इज ए फैक्टर ऑफ a², यानी कि 5 फैक्टर a² का, तो 5a² को क्या कराता है, डिवाइड कराएगा। इससे क्या पता चलता, 5 डिवाइड्स a², तो 5 प्राइम है, तो दैट इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाइज करता, 5 ऑल्सो डिवाइड्स a। तो इससे क्या पता चलता कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ a। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गई सेकंड। अगर 5a का फैक्टर है, 5a को डिवाइड कराता है, तो देन तब हम 5 को a को 5 मल्टीप्लाई एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी मल्टीप्लाई c, ऐसे ले सकते हैं, फॉर एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर होगा, 5 तो फैक्टर है, इंटीजर होगा, इसको हम इक्वेशन नंबर, इसको हम थर्ड कह दें और इसको हम सेकंड कह दें। फ्रॉम सेकंड पुट a इन सेकंड, इन सेकंड, सेकंड में a की वैल्यू रख रहे हैं हम, तो यहां से आया 5b² इक्वल टू a की वैल्यू रखी हमने 5c और इसका स्क्वायर किया, यहां से 25 और c², यहां से b² और ये 5 आया, 5 यहां मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो 25/5 c² यानी कि यहां से आया 5। तो यहां से आपने देखा कि b² की वैल्यू 5c² आई है, 5c² आई, यानी कि b² की वैल्यू 5c² आई है। इसका मतलब b² 5 मल्टीप्लाई c² है। तो यहां से आप देखेंगे 5 भी क्या हो गया, फैक्टर हो गया किसका, b² का। तो यहां से देखेंगे 5 डिवाइड्स b², दैट इंप्लाइज 5 ऑल्सो डिवाइड्स b, और ये 5 ने जब b को डिवाइड किया तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 इज ए फैक्टर ऑफ b, 5 इज ए फैक्टर
ऑफ बी। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। आपने थर्ड में देखा था कि 5a का फैक्टर है, आपने फोर्थ में देखा 5b का फैक्टर है, आपने देखा कि a एंड b हैव एट लीस्ट 5 एज ए फैक्टर। 5 क्या रख रहा है, फैक्टर रख रहा है। लेकिन आप स्टार्टिंग में मान चुके थे कि a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स हैं, लेकिन इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और आपने वहां दिखाया क्या है कि a और b हैव कॉमन फैक्टर एटलीस्ट कॉमन फैक्टर 5। तो कॉमन फैक्टर 5 रखता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हम एज्यूम करके चले थे वो हमारा क्या है, रोंग आ गया। इसका मतलब देयर इज ए कंट्राडिक्शन ऑफ अवर अजम्पशन, जो हमारा अजम्पशन है उसका ये कंट्राडिक्शन है। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं दिस इज ए कंट्राडिक्शन ऑफ आवर अजम्पशन। ठीक है ना, ये कंट्राडिक्शन आ गया आवर अजम्पशन का। यानी कि 4 एंड 5 से ये कह सकते थे हम यहां कि a एंड b हैव एट लीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर, 5 एज ए कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आ गया और दिस इज ए कंट्राडिक्शन ऑफ आवर अजम्पशन। सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। यानी कि अपना अजम्पशन क्या था, रोंग था। तो हेंस इसका मतलब जब वो √5 हम रेशनल नंबर लेकर चले हैं वो रोंग था, तो इसका मतलब √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 क्या हुआ, आपका इरेशनल नंबर हुआ। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में देखते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या है कि प्रूव दैट 6 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। यहां भी वही है, तो लेट अस अज्यूम 6 + 3√2 इज ए रेशनल नंबर। सबसे पहले एज्यूम किया कि ये रेशनल नंबर है, सच दैट जब रेशनल नंबर है तो हम इसको क्या लिखेंगे, a/b की फॉर्मेट में। a/b इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स कह सकते हैं। यहां को प्राइम इंटीजर्स कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता, आप को प्राइम इंटीजर्स कह सकते हैं, इंटीजर्स कह सकते हैं। वेयर a b are both integers and b not equal to 0, b 0 नहीं है। तो यहां पर √2 ये वाला स्टेप नंबर 1 में √2 √3 √5 ये हम इरेशनल नंबर प्रूव कर चुके हैं। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, हम यहां से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। और इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 √2 इक्वल टू, ये 6 इधर प्लस में उधर माइनस में जाएगा, a/b -6। यहां पर पहले हम b एलसीएम लेते हैं, और b एलसीएम लेंगे तो a - 6b/b, और ये 3√2। यहां से √2, ये 3 और √2 आपस में मल्टीप्लाई में है। स्टूडेंट कई बार मैंने देखा कि +3 लिख देते हैं, यहाँ 3 और √2 मल्टीप्लाई में है, तो 3 इधर किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो यहां से देखते हैं √2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, और ये क्या है, a - 6b/3b। तो यहां से इक्वेशन नंबर सेकंड, यहां से आप देखते हैं कि a और b क्या थे, सिंस a और b डिफाइन करेंगे। यहां a एंड b आर इंटीजर्स, दोनों क्या है, ये इंटीजर्स हैं। a और b जब इंटीजर्स हैं तो आप देखेंगे दैट इंप्लाइज a - 6b/3b आर बोथ इंटीजर्स। ये दोनों भी क्या होंगे, आपके इंटीजर्स होंगे। तो यानी कि आप जब दोनों इंटीजर्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं
आप जानते हैं किसी भी इंटीजर्स की, जैसे यहां पर हमने क्या है, ये बी इंटीजर है, 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे इंटीजर ही आएगा। कोई भी कंप्लीट नंबर है, जैसे 5 कंप्लीट नंबर है और इसके किसी भी कंप्लीट नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तो 30, ये कंप्लीट ही नंबर आया, इंटीजर आया। तो ऐसे ही इंटीजर की अगर इंटीजर से मल्टीप्लाई कराएंगे इंटीजर, और इंटीजर को अगर इंटीजर में सबट्रैक्ट करेंगे तो भी इंटीजर आता है। ये डिफाइन करना जरूरी है, वरना हाफ मार्क्स एग्जाम में कट जाएगा। और क्या है, फिर इसको डिफाइन नहीं करते, यहाँ वाई लिखकर वो आधा नंबर काट लेते हैं। तो इसीलिए देखेंगे कि इसको बताएंगे ए भी इंटीजर है, a माइनस 6b ए 3b आर बोथ इंटीजर, तो ये भी इंटीजर होंगे क्योंकि इंटीजर के इंटीजर से मल्टीप्लाई इंटीजर, इंटीजर के साथ इंटीजर सबट्रैक्ट होगा इंटीजर। और ट्रू इंटीजर का फ्रैक्शनल जब डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो तो वो रेशनल नंबर होता है। चलिए देखते हैं, क्योंकि ये पर यहाँ पर 3b, ये b जीरो नहीं था, 3b क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, 3b नॉट इक्वल टू जीरो। सो राइट हैंड साइड क्या हो गई आपकी, रेशनल नंबर। और जब ये रेशनल नंबर है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी क्या हो गया आपका रेशनल नंबर। तो इसी से क्या इंप्लाइज हुआ कि √2 इज ए रेशनल नंबर। और ऐसा √2 आप पहले ही प्रूव कर सकते हो। दिस इज ए कंट्राडिक्शन, दिस इज ए contradiction of our, this is a contradiction of our assumption, hence आप कह सकते हैं so our assumption was wrong, hence given number is an irrational number। our assumption wrong था तो इसलिए क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर हुआ। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहां से देखते हैं, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये भी इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, हमने ऑब्जेक्टिव में भी बताई थी कि चेक करना आपको कि 6 to the power n फॉर एनी नेचुरल नंबर कैन एंड क्या रख सकता है, विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, यानी कि जो एंड डिजिट आए 6 to the power n वो 0 रख सकता है, n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर के 1 2 3। वैसे हम देख लेते हैं 6 to the power n, n की वैल्यू अगर 1 रखें तो 6 आता है, n की वैल्यू 2 रखें तो 6 स्क्वायर यानी कि 36 आता है, n की वैल्यू 3 रखें तो 36 मल्टीप्लाई 6। आप जब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर अगेन यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। लेकिन आप 10th क्लास में हैं, थोड़ा सा आप इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से बताएंगे। चलिए देखते हैं, यहां पर चेक वेदर 6 to the power n एनी नंबर कैन एंड विद द डिजिट 0 इफ इट इज डिविजिबल बाय 10। अगर वो 10 से डिवाइड हो तभी वो नंबर यूनिट प्लेस पर 0 रख सकता है। यानी कि 10 होने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास 2 और 5 दोनों फैक्टर होना जरूरी है। ए नंबर कैन 0 एट द यूनिट प्लेस इफ इट मस्ट हैव 2 प्राइम फैक्टर्स 2 और 5। लिखेंगे प्रूफ, लिखेंगे इसको कि एनी नंबर कैन एंड विद द डिजिट 0 इफ it is divisible by 10, that is it must have both prime factors 2 and 5। जब वो दोनों प्राइम फैक्टर्स रखना चाहिए 2 and 5, बट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 का आप जानते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, आप 6 to the power n जानते हैं 2 to the power n मल्टीप्लाई 3 to the power n।
भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसका जो प्राइम फैक्टर 2 है, इसका आप n की वैल्यू कोई भी रखें, इनमें प्राइम फैक्टर 2 और 3 ही रहने वाला है, 5 कभी भी नहीं आएगा। इट डज नॉट कंटेन प्राइम फैक्टर 5, ये कंटेन ही नहीं करता प्राइम फैक्टर 5 को। तो जब ये कंटेन ही नहीं करता प्राइम फैक्टर 5 को, अगर प्राइम फैक्टर इसमें आता, 5 और इंक्लूड हो जाता, तो इसके यूनिट प्लेस पर 0 आता। तो यहां लिख देंगे इट डज नॉट कंटेन प्राइम फैक्टर 5, सो द 6 power n never end with the digit 0 for any natural number n। ये कभी भी आपका n डिजिट को 0 नहीं रखेगा। इस तरह के क्वेश्चन कभी 6 power n आ जाता, कभी 8 to the power n आ जाता, कभी 4 to the power n आ जाता, कभी 12 to the power n आ जाता। इस तरह से इनके प्राइम फैक्टर आप देखेंगे तो 2 और 5 दोनों इंक्लूड ही नहीं है। अगर आपके पास ये इस तरह के मैंने क्वेश्चन कराए हैं और ये अगर आपने क्वेश्चन कर लिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो देखने के बाद आपने क्वेश्चन रिवाइज कर लिए, तो आप इस चैप्टर के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को नीरज त्यागी क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। जय हिंद, जय भारत।